जस्ट आदमी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने किसी अपने दोस्त या रिलेटिव से लोन लिया है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो सबसे पहले हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में 3 कंडीशंस हैं एफबीआर की, जो हैं उसमें अगर आप उस कंडीशन में रहते हुए लोन नहीं लेते तो आपकी वो अमाउंट इनकम में शामिल हो सकती है। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉ का रेफरेंस होगा इन कंडीशंस का। और थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे, आईआरएस के अंदर आप ये लोन किस तरह अपलोड कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न में कोई मसला ना आइडेंटिफाई और आपको नोटिस ना रिसीव हो। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है 3 कंडीशन का, उसमें पहली कंडीशन क्या है कि जिस बंदे से आप लोन ले रहे हैं उसका एनटीएन, या अगर हम इसको हम सीएनआईसी बोलें तो वो अवेलेबल होना चाहिए, जो कि एफबीआर के पास रजिस्टर्ड हो। एनटीएन, क्योंकि अब इंडिविजुअल का सीएनआईसी ही उसका एनटीएन है, तो सिर्फ उसको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है और एफबीआर के पास रजिस्टर्ड करवाना है। उसकी रिटर्न फाइलिंग की या उसका फाइलर स्टेटस, फाइलर होना या नॉन फाइलर होना मैटर नहीं करता, उसका एनटीएन बना होना चाहिए। एफबीआर के बाद वो रजिस्टर्ड लाजमी होना चाहिए, तो ही वो पहली कंडीशन मीट होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपने जो लोन लिया है वो बैंक चैनल को यूज किया हो। इसमें आप या तो ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं, पे ऑर्डर ले सकते हैं, या फिर चेक ले सकते हैं। ठीक है, अब इन 3 कंडीशन के अलावा डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भी होता है। ये 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि आपने जो लोन लिया है उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपको एविडेंस भी अपलोड करने की जरूरत होगी। एविडेंस में आपके पास, या तो अगर आपने चेक लिया है तो इसकी आपके पास कॉपी आ जाएगी, या इसकी भी आपके पास कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये कंडीशन आ गई। अब एक और ऑप्शनल चीज क्या है कि आप लोन एग्रीमेंट भी अपने पास अवेलेबल रख सकते हैं, कि आपका लोन एग्रीमेंट भी अगर है तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी कि आपका वो एक जो केस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं कि जो आपने अपने लोन लेते हुए अप्लाई करनी है। उसके बगैर अगर आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव से लोन लेंगे तो उस पर आपको टैक्स लग सकता है, आपकी इनकम ऐड हो सकती है। तो आपने कैश लोन ले लिया, आपने कैश की अमाउंट रिसीव की और उसको बैंक में जमा करवा दिया, बाद में आज जब उसको रीपे कर रहे होंगे तो वो आइडेंटिफाई होगा। आपके बैंक के पैसे अगर जो यूटिलाइज हो तो आप उसको इनकम डिक्लेयर करेंगे। अगर आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दी तो वो आपकी कैश ट्रांजेक्शन होगी, तो उस पर आपको टैक्स लग जाएगा स्लैब रेट के ऊपर। जो आपका जो इनकम ऐड होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपकी ये चीजें चली जाएंगी। अगर ये 3 कंडीशन आपने मीट नहीं की तो जो अमाउंट होगी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है वो आपकी इनकम का पार्ट होगी, और ये अदर सोर्स कैटेगरी जो है उसमें शामिल होगा, और इस पे आपका स्लैब रेट अप्लाई होगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका स्लैब रेट लगेगा, जिसके अंदर आपको फिर नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में इस पर टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली आप टैक्स के साथ साथ लोन की रीपेमेंट जो आपने ऑब्वियसली लिया होगा वो भी आप कर रहे होंगे, तो ये एक डबल बर्डन जो है वो आपके ऊपर आ जाएगा, तो टैक्स की सूरत में आप पे अप्लाई होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका जो लॉ का रेफरेंस है, जिसकी कंडीशन अभी हमें देखी है, वो हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद आईआरएस पे जाके देखते हैं कि हम लोन की जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह हम करेंगे आईआरएस के ऊपर। जी, तो ये सेक्शन नंबर 39 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि कौन कौन सी इनकम आपका इस हेड के अंदर वो क्लासिफाई करेगा और उस पर टैक्स अप्लाई करेगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन, एडवांस, डिपॉजिट और गिफ्ट बाय पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन नॉट बीइंग अ बैंकिंग कंपनी। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन अभी हमने पढ़ी है ये बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होती। आप जो बैंक से लोन ले रहे होंगे उसके ऊपर देयर इज नो कंडीशन, ऑब्वियसली बैंक तो आपको एक रेगुलेटेड वो अदारा है, वो आपको बैंक से ही पैसे ट्रांसफर करेगा, पे ऑर्डर देगा या आपके अकाउंट में पैसे डायरेक्टली ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर रहा होगा। तो ये अदरवाइज देन बाय आ क्रॉस चेक। अगर आप क्रॉस चेक नहीं लेते या आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर नहीं करवाते, इसमें ऑनलाइन पेमेंट है या ऐसे बंदे से पेमेंट ट्रांसफर करवाते जिसका नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, तो फिर ये आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ट्रीट होगी, और उस पर आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनकम टैक्स रूल्स का रूल नंबर 31 जिसमें उसने बताया हुआ कि हर हेड ऑफ इनकम के अंदर आपने कौन कौन से एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स अपने पास अवेलेबल रखने हैं। इसमें अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें और इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो पॉइंट है, उसकी इनकम में लोन, एडवांस या डिपॉजिट, गिफ्ट अगर आपकी इनकम में ऐड हो रहा है तो फिर उसको आपको जस्टिफाई करवाना पड़ेगा कि आपकी इनकम नहीं, क्योंकि आपने बैंकिंग चैनल से पैसे लिए। उसको जस्टिफाई किस तरह करवाएंगे, आप एविडेंस रखेंगे, मोड ऑफ रिसीट ऑफ लोन, कि आपको पैसे किस तरह रिसीव हुए, एडवांस, डिपॉजिट, गिफ्ट, या फिर आपने उसके साथ साथ आपने बताना है कि आपका क्रॉस चेक था उसकी कॉपी होगी, या बैंकिंग चैनल तो उसकी स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा अब लोन एग्रीमेंट मैंने आपको बताया वो ऑप्शनल है, इसमें लिखा नहीं हुआ, तो वो एक एडिशनल चीज है, अगर आप रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट में भी देख लेते हैं कि आपने ये लोन का ट्रीटमेंट है आईआरएस के ऊपर किस तरह अपलोड करेंगे। आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट एबिलिटी के टैब में आएंगे,
इसमें आपके सारे एसेट्स आ रहे होते हैं। ऊपर आपने बैंक डिटेल दिखाई हुई, प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट है, कैश बैलेंस है। लास्ट में नीचे आप दिखाते हैं अपनी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आप यहाँ जाके अपना लोन ऐड करेंगे, यहाँ पे डिटेल लिखेंगे जिससे आपने लोन लिया, उसका CNIC नंबर या उसका नाम भी लिख सकते हैं या रिलेशन भी लिख सकते हैं, और लोन किस नेचर का है वो लिखेंगे। अमाउंट एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आपकी विजिबल हो जाएगी। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे अब आपका पहला साल है लोन का, तो आपने अगर 5 लाख का लोन लिया तो आप 5 लाख यहाँ पे दिखा दें। अगले साल जाके अगर वो बाकी 3 लाख रह गया हुआ है, तो वो 3 लाख तो यहाँ पे दिखाते हैं, उसके साथ साथ वो रिकंसिलिएशन टाइप में जाके आउटफ्लो में भी जाके पेमेंट दिखा जाते हैं अदर्स में। यहाँ पे एडजस्टमेंट इन आउटफ्लोज में दिखा देते हैं कि हमने लोन रीपे किया। ऐसा नहीं करना। आपने जब अपना ये बैलेंस एडजस्ट किया, उसके साथ साथ आपका बैंक बैलेंस भी तो एडजस्ट हो रहा होगा ना। जैसे आपका लोन 5 लाख से 3 लाख हुआ है, तो आपका ऊपर बैंक बैलेंस भी एडजस्ट हो रहा होगा, तो वो आपके एसेट्स और लाइबिलिटी में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। लेकिन अगर आपने लोन लिया हुआ है मार्कअप के ऊपर, आप कुछ मार्कअप भी पे कर रहे हैं अदर देन बैंक, कुछ लोग होते हैं ऐसे, आपने लोन पे कुछ चीज ली हुई है उस पर आप मार्कअप वगैरह पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस के टैब में आना है। मार्कअप का पेमेंट आपने सेपरेट दिखानी है, प्रिंसिपल की पेमेंट आपने सेपरेट नहीं दिखानी, वो सिर्फ आप बैंक बैलेंसेस और लोन के जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो आपने मार्कअप पे किया होगा वो यहाँ पे इस टैब में आता है प्रॉफिट ऑन डेट, वो आप यहाँ पे इस कैटेगरी में क्लब करके लिख देंगे आपने टोटल मार्कअप कितना पे किया। तो ये जी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ लोन, कि अगर आप लोन किसी फ्रेंड या रिलेटिव से कैश पे लेते हैं तो वो आपके टैक्स अमाउंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, और उसका IRS के ऊपर क्या तरीका अपलोड करने का, लॉ का रेफरेंस भी हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कशन होगी। अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।